थोड़ा लास्ट क्लास में जब अपन पढ़ रहे थे तो अपन ने क्या पढ़ लिया था बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉर ट्रिपल बॉन्ड पढ़ ली थी बेटा। अपना एक केस रह गया था बेटा, जो ब्रोमिनेशन पढ़ाया था ना अपन ने, उसका एक केस रह गया था, केस थर्ड। अब केस थर्ड को अपन यहाँ पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो केस थर्ड क्या है बेटा इसका, कि नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन रिएक्शन। इसे क्या बोलते हैं बेटा, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन रिएक्शन। देखो बेटा, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन रिएक्शन जितनी मैकेनिज्म पढ़ाएंगे सब में होगा। क्लियर, इसे एनजीपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एनजीपी, नेबरिंग ग्रुप है पार्टिसिपेशन। हर रिएक्शन की होगी बेटा एनजीपी। जितनी सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे आगे पढ़ेंगे उन सब में कहीं ना कहीं एनजीपी का आएगा रोल। इस एनजीपी को पहचानना होता है बेटा ना। क्लियर है, मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होकर देखना पड़ता है, हाँ एनजीपी है। और अगर बेटा किसी रिएक्शन में अगर एनजीपी हो रही होगी तो एनजीपी ही होगी। अगर आपको केस लग जाए कि एनजीपी पॉसिबल है तो पहले एनजीपी होगी। क्या होगी बेटा, देखो एनजीपी क्यों होती है, देखो ध्यान से बेटा। जैसे अपने पास ये रिएक्शन है, क्लियर है। अगर मैं इस रिएक्शन में देखूं बेटा ध्यान से, तो मैंने इसमें Br2 डाला। क्या डाला बेटा, जैसे मैंने Br2 डाला तो सबसे पहले स्टेप में Br आएगा। तो Br कहां जाके जुड़ेगा बेटा, इन दोनों में से जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। तो Br यहाँ के जुड़ेगा, कार्बोकेटाइन इस पे बनेगा। अब मैंने तो CCl4 डाल रखा है, इसका मतलब अगला भी कौन अटैक करने आएगा, Br। लेकिन रुको, रिएक्शन में पहले से एक न्यूक्लियोफाइल मौजूद है, OH एक न्यूक्लियोफाइल है। अगर OH एक न्यूक्लियोफाइल है तो क्या ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है बेटा, तीसरे न्यूक्लियोफाइल अटैक है। क्यों, क्योंकि इस पे लोन पेयर है। अब देखो इसको सबसे पहले पता लगेगा कार्बोकेटाइन बन गया, क्योंकि ये तो क्या बेटा मॉलिक्यूल के अंदर ही है। जैसे बेटा बेटा देख रहा है, इसको पता लग गया कार्बोकेटाइन बना, तो बाहर वाला न्यूक्लियोफाइल अटैक करे उससे पहले अटैक करेगा। उससे पहले क्या करेगा, अटैक करेगा। आपको पता है भाई घर का वेदी लंका है, इसको सबसे पहले पता लगेगा कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज बन गया और खुद क्या है बेटा ये न्यूक्लियोफाइल। तो ये क्या करेगा बेटा, फौरन यहाँ पे अटैक कर देगा, फौरन यहाँ पे क्या कर देगा। और जैसे अटैक करेगा तो देखो ये जाके इससे जुड़ जाएगा यूं। अब देखो कितने मेंबर रिंग बनी, 1 2 3 4 5। तो एक 5 मेंबर रिंग बना ली बेटा अपन ने ऑक्सीजन समेत। ऑक्सीजन उससे जाके जुड़ा तो एक रिंग बन गई ना बेटा, 5 मेंबर रिंग बन गई। 5 मेंबर रिंग में जिस कार्बन पे ऑक्सीजन ने अटैक किया उससे अगले कार्बन पे कौन है, CH2Br। और देखो ये H प्लस को तो रिलीज कर ही देगा बेटा। और अपन आगे से सीधा ही बोल सकते हैं H प्लस हटा के सीधा अटैक करवा दो, क्योंकि अटैक करने के बाद H प्लस को तो रिलीज करेगा ही करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज नहीं रखेगा ना अपने ऊपर। आगे बात में इसे बोलते हैं बेटा एनजीपी। क्या बोलते हैं बेटा, एनजीपी। तो देखो ब्रोमिनेशन में एक तो होता है कि नॉर्मल एक ब्रोमीन आ जाए, दूसरा ब्रोमीन आ जाए, एक सॉल्वेंट आ जाए तो सॉल्वेंट आएगा। कौन आएगा, सॉल्वेंट। और तीसरा कौन है बेटा, कि एनजीपी हो जाए। क्या हो जाए बेटा, मॉलिक्यूल के अंदर ही क्या हो बेटा, न्यूक्लियोफाइल हो। तो क्या ध्यान रखना है, इफ मॉलिक्यूल इटसेल्फ हैव न्यूक्लियोफाइल then during the reaction the nucleophile this nucleophile attack faster as compared to outer nucleophile। घर का बेदी बोलो, कोई दिक्कत है। इस एनजीपी रिएक्शन में जनरली 5 और 6 मेंबर रिंग बनेगी। कितने बनेगी बेटा, 5 और 6। मोस्टली ये स्टेबल होती है, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत है, इतनी सी थी एनजीपी। अब बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ आइसोसाइनाइड। अपन ने 4 की बात की थी, डबल बॉन्ड की थी, ट्रिपल बॉन्ड की थी, और एक है आइसोसाइनाइड की। अब ये आइसोसाइनाइड ट्रिपल बॉन्ड इनकी छोटी छोटी रिएक्शन ही है, मेन तो डबल बॉन्ड की थी। तो इसकी अगर अपन बात करें आइसोसाइनाइड की, देखो आइसोसाइनाइड होता क्या है कि सर ये चीज का नाम आइसोसाइनाइड है। अगर इस आइसोसाइनाइड में ये जो बॉन्ड है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बताता है कि नाइट्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, नाइट्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, यही बताता है। तो नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, कार्बन ने एक्सेप्ट किए। तो अपन इसको ऐसे लिखेंगे, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं RN, इसने इलेक्ट्रॉन दिए, तो क्या इस पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे नेगेटिव चार्ज ऐसे लिख सकता हूं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को लिखने का दूसरा तरीका, हाँ सॉरी बोलो कोई दिक्कत है, ऐसा लिख सकता हूं नहीं लिख सकता। इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि एरो क्या बताता है कि नाइट्रोजन ने दिए और कार्बन ने लिए, तो जिसने इलेक्ट्रॉन लिया उस पे नेगेटिव, जिसने दिए उस पे। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को इस तरह कोवेलेंट बॉन्ड की तरह लिख सकते हैं, लेकिन उसमें आपको क्या दिखाना पड़ेगा, साइन क्या दिखाना पड़ेगा। अब एक इलेक्ट्रोफाइल है, कौन है यार, क्या रे वो बताओ, मैं जुड़ूंगा कि कहां जुड़ेगा, कि जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। कार्बन क्या कहेगा कि तेरे को किस पे दिख रही है, कि तेरे पे दिख रही है, कि तू जुड़ जा, मेरे पे दिख रही है तो काम खत्म कर। तो ये लो आपका कौन आके जुड़ गया बेटा, इलेक्ट्रोफाइल। कौन आके जुड़ गया, कार्बन पे। जैसे कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा तो कार्बन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज क्या हो गया बेटा, खत्म। ये बात बेटा आज ना तो कल नाइट्रोजन को पता लगी जाएगी। नाइट्रोजन का यार तेरे बड़ी मौज हो रखी है, मेरे इलेक्ट्रॉन और तू मौज कर रहा है।
इलेक्ट्रॉन किसके थे? नाइट्रोजन के। और इसने इलेक्ट्रॉन दिए कि ले ब्रो मत, मेरे इलेक्ट्रॉन ले ले, खुश रहे। और इसने इसके इलेक्ट्रॉन से क्या कर रहा है बेटा? ये तो ऐसे करता फिर रहा है, बॉन्ड बनाता फिर रहा है। नाइट्रोजन को ये बात बर्दाश्त है। ऊपर से नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि तेरे चक्कर में, तेरे को इलेक्ट्रॉन देने के चक्कर में मुझ पे चार्ज भी कैसा है? पॉजिटिव। जब मैं बाहर निकलता हूं तो लोग मेरे पे थू थू करते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होकर पॉजिटिव चार्ज रखता है। तेरे चक्कर में इतनी बेइज्जती करवाई और तू क्या कर रहा है? बॉन्ड बनाता फिर रहा है। तो नाइट्रोजन को ये बर्दाश्त है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो अपने इलेक्ट्रॉन छीनेगा। तो जैसे छीनेगा, नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन कार्बन पे क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? अब आएगा न्यूक्लियोफाइल। कौन आएगा? तो न्यूक्लियोफाइल ने कहा भाई कहां टेक करना है? कार्बन ने कहा तेरे को किस पे दिख रहा है पॉजिटिव चार्ज? कि तू तो वो इलेक्ट्रोफाइल जोड़ा था ना, क्या वो गई पुरानी बातें थी, तो टेक कर और गाने खत्म कर, वो पुरानी बातें उनको इग्नोर कर। तो न्यूक्लियोफाइल इसी पे अटैक करेगा। तो देखो इसमें क्या होता है बेटा, कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है, कार्बन पर ही न्यूक्लियोफाइल जुड़ता है। आ रही बात में? तो अगर मान लो इसमें मैं H प्लस इन H2 डालता तो H भी इस पे आता और OH भी इसी पे आता। आगे बात में नाइट्रोजन पे कुछ नहीं। अब किसी बच्चे के मन में आती है कि सर न्यूक्लियोफाइल शुरू में नाइट्रोजन पे अटैक कर देता तो तब तो उस पे पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज भुखमरी का किसका है? ओवर वैलेंसी का। न्यूक्लियोफाइल आकर थप्पड़ मारूंगा यहाँ पे कोई भुखमरी? बोलो कोई दिक्कत है? आगे बात समझ में? चलो जी आगे चले। दो बार लिख दिया, इग्नोर करो अपने क्या है। चलो जी, दो बार लिखा हुआ है, ऐसे लिख दिया दो बार। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन। किसके लिए बात करते हैं बेटा? अब इस 1,3-ब्यूटाडाइन की जगह ऐसे भी हो सकता है 2,4-ब्यूटाडाइन, मतलब एक तरह से कॉन्जुगेटेड डाइन है बेटा ये। भाई इसको मैं ऐसे इसकी जगह ये बोल दूं कॉन्जुगेटेड डाइन। दोनों डबल बॉन्ड क्या है बेटा? कॉन्जुगेट है। अब क्या होता है कि कहीं कहीं क्वेश्चन में ऐसा लिखा आता है, तो ये कौन सी डाई हुई? 2,4-डाइन हुई। अब मैं तो 1,3-ब्यूटाडाइन सिखा रहा हूँ, बच्चा कहता मास्टर तुम तो पढ़ाया नहीं था 2,4-ब्यूटाडाइन, मैं नहीं कर रहा इसका आंसर। अरे बात तो एक सी, आप तो डबल सिंगल डबल ये देखो ना। कौन इसको अपन ज्यादा अच्छा क्या बोल सकते हैं? कॉन्जुगेट डाइन। क्या बोल सकते हैं? अपन ने इसमें इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल डाला, तो देखो ये तो अभी तो सिमेट्रिकल है, अभी तो क्या है? और हमें पता है इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल डालूंगा तो इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा बेटा? जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। तो इन दोनों कार्बन में से किस पे जाएगा? इस वाले पे। इस पे इलेक्ट्रोफाइल जाएगा तो इस पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। क्या आएगा? अब भी अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आया तो अगली स्टेप में कौन आ सकता है? न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो यहाँ इलेक्ट्रोफाइल और यहाँ। तो जिस कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया उसको मैंने बोला 1। क्या बोला? जिस पे न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया उसको बोला 2। इसलिए इसे बोलते हैं 1,2 प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? बोलो कोई दिक्कत है? अब देखो जैसे ही पॉजिटिव चार्ज बना, इस पॉजिटिव चार्ज को रेजोनेंस मिल रहा है, तो रेजोनेंस कर सकता है। अगर ये रेजोनेंस कर जाए, देखो ध्यान से इस तरह से, जैसे रेजोनेंस करेगा तो डबल बॉन्ड यहां चला जाएगा, पॉजिटिव चार्ज कहां पे आ जाएगा? यहाँ पे। बोलो कोई दिक्कत है? ये डबल बॉन्ड यहां से कहां शिफ्ट होगा? इधर। और जैसे यहां शिफ्ट होगा पॉजिटिव चार्ज कहां पे आ जाएगा? यहाँ पे। बोलो कोई दिक्कत है? पॉसिबल है। अगर पॉजिटिव चार्ज यहां आ गया तो न्यूक्लियोफाइल अगली स्टेप में क्या करेगा? अटैक। और न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो अब की बार न्यूक्लियोफाइल कहां पे आके जुड़ेगा? यहाँ पे। बोलो कोई दिक्कत है? ये आपकी स्ट्रक्चर हो जाएगी। बोलो कोई दिक्कत? अब की बार देखो ध्यान से, जहां इलेक्ट्रोफाइल है जुड़ा है उससे चौथी पोजीशन पे न्यूक्लियोफाइल जुड़ा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? 1,4 प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे बेटा? 1,4 प्रोडक्ट। ये एक दूसरे के क्या है बेटा? 1,4 प्रोडक्ट है। अब दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, तो हमें कौन सा बनाना चाहिए? क्लियर? अब देखो ध्यान से, यहाँ दो पॉसिबिलिटीज है बेटा, एक थर्मोडायनेमिक्स और एक काइनेटिक्स। आपको पता है बेटा थर्मोडायनेमिक्स किसको देखती है? थर्मोडायनेमिक्स देखती है स्टेबल प्रोडक्ट, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स को रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अलावा पाथ से कोई लेना देना, तो वो देखेगा स्टेबल प्रोडक्ट दो। क्या दो? जबकि काइनेटिक्स क्या देखेगी कि इंटरमीडिएट स्टेबल, उससे प्रोडक्ट से कोई मतलब है। तो देखो ध्यान से, अगर मैं इस इंटरमीडिएट की बात करूं तो इस इंटरमीडिएट के पास ये कार्बन अल्फा कार्बन है, इस अल्फा कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है? दो। एक तो इलेक्ट्रोफाइल है, तो कितने अल्फा हाइड्रोजन है? दो। प्लस रेजोनेंस है, तो हमने कहा तेरे पास दो अल्फा हाइड्रोजन है। यहां पे आए, इस कार्बन के पास कोई अल्फा का हाइड्रोजन है क्या?
ये वाला हाइड्रोजन तो जाएगा नहीं ना हाइपर कॉन्जुगेशन में, तो इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, सिर्फ रेजोनेंस है। सिर्फ क्या है, वो कहता है रेजोनेंस तो मेरे पे भी इस बात का मैंने कभी कोई घमंड है, तू किस बात का घमंड कर रहा है, मेरे पास हाइपर कॉन्जुगेशन भी क्या है, ये क्या कहता है मेरे पास है रेजोनेंस भी है और हाइपर कॉन्जुगेशन भी है, तो ये इसको क्या कहेगा कि ठीक है तो तू ज्यादा स्टेबल, तो ये मोर स्टेबल ये, तो अगर ये इंटरमीडिएट मोर स्टेबल है तो बताओ कौन सी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी, इधर जाने की, इधर जाने की रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, ज्यादा, क्योंकि बेटा जिसका इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होता है उसी के बनने की रेट क्या होती है बेटा, ज्यादा। ये ज्यादा स्टेबल मतलब रिएक्शन इधर ज्यादा जाएगी, ये कम स्टेबल मतलब रिएक्शन इधर कम जाएगी। तो आपसे पूछे रेट ऑफ रिएक्शन किसकी ज्यादा, फर्स्ट, किसकी ज्यादा बेटा, फर्स्ट। बोलो कोई दिक्कत है, अब ये तो स्टेबल ही नहीं है तो इसकी रेट क्या रहेगी, कम। तो ये कहेगा रुक एक बात और बताते हैं, प्रोडक्ट के लिए बात अलग है, प्रोडक्ट तय करती है थर्मोडायनेमिक्स, कौन तय करती है, इस डबल बॉन्ड के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, एक, एक तो न्यूक्लियोफाइल है, इस डबल बॉन्ड के पास गिनो ना कितने अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा और ये भी अल्फा, गिनो, दो तो वहां मिलेंगे दो यहां मिलेंगे, चार। बताओ प्रोडक्ट किसका ज्यादा स्टेबल है, इसका। और आपको पता है बेटा प्रोडक्ट कौन तय करता है, थर्मोडायनेमिक्स। तो आपसे पूछे कि मोर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, तो प्रोडक्ट की बात हुई तो मतलब स्पीड नहीं पूछ रहा, स्पीड नहीं पूछ रहा, मतलब मोर प्रोडक्ट तो ये हुआ ना, क्योंकि मोर स्टेबल प्रोडक्ट है। तो पूछा प्रोडक्ट किसका ज्यादा बनेगा, इसका। स्पीड किसकी ज्यादा होगी, इसकी। मतलब ये शुरुआत में रिएक्शन तेजी से इधर जाते हुए दिखेगी, लेकिन बाद में रिएक्शन को पता लग जाएगा उधर कुछ खास नहीं है, तो रिएक्शन इधर पलट पलट के इधर। आज बात शुरुआत में से लगेगा यही बन रहा है, आज बात में, लेकिन एंड ऑफ इट ये क्या बनेगा बेटा, ज्यादा। आज में जिस क्रिकेट खेलने में कोई बैट्समैन आता है, आते दो चार चौके छक्के मारता, लगता है पता नहीं कितने बनाएगा अगली बॉल पे आउट। क्लियर, इससे अपन चले। और एक दो प्लेयर होते हैं जो लंबा पारी खेलते, क्या खेलते हैं बेटा, लंबी पारी खेलते। आगे बात समझ में, बोलो कोई दिक्कत है इसमें, पक्का, पक्का समझ में आ गया ये चीज। अब देखो बेटा इनको हमने नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया थर्मोडायनेमिक्स प्रोडक्ट, क्या नाम दे दिया, और ऊपर वाले को क्या दे दिया बेटा, काइनेटिक्स प्रोडक्ट। ये हमारा थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट और ये काइनेटिक, काइनेटिक प्रोडक्ट को बोलते हैं केसीपी, क्या बोलते हैं बेटा, और इसको क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट, क्या बोलते हैं। जो बेटा काइनेटिक प्रोडक्ट होते हैं वो लो टेम्परेचर पे होते हैं, किस पे होते हैं बेटा, लो टेम्परेचर पे, और जबकि थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट किस पे होते हैं, हाई टेम्परेचर। कि सर हमें कैसे पता लगेगा, जैसे वो रिएक्शन में दो बार पूछे कि दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, एक प्रोडक्ट बनेगा 5 डिग्री सेल्सियस पे, एक बनेगा 25 पे, तो 25 वाला क्या हो गया, हाई थर्मोडायनेमिक्स, और 5 वाला क्या हो गया, काइनेटिक्स। इस तरह अगर कुछ ना दिया हो तो अपन तो प्रोडक्ट तो थर्मोडायनेमिक वाले बनाएंगे, प्रोडक्ट तो क्या बनाएंगे, स्पीड पूछेगा तो ऑफकोर्स मैं उसी की ज्यादा बताऊंगा हमेशा, और लेकिन प्रोडक्ट तो मैं हमेशा किससे बताता हूँ, थर्मोडायनेमिक्स से। तो देखो जब भी दो प्रोडक्ट बन रहे हो पूछे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, तो थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट बनेगा। स्पीड पूछेगा तो मैं काइनेटिक्स देखूंगा, तो मैं क्या देखूंगा, दोनों को अलग अलग चेंज करना है, स्पीड के लिए काइनेटिक्स, प्रोडक्ट के लिए। तो कुछ ना दिया हो तो आप हमेशा थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट बनाओ। टेम्परेचर दे दे के पूछे कि सर अगर वो 5 डिग्री लिखे और कुछ ना लिखे तो भी यही बनाओ। क्लियर, वो खुद लिखे लो टेम्परेचर, लिखा लिखे सुन ले लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, तो मतलब ये, वरना सब यही है कि हमें क्या पता लो टेम्परेचर कितना है, 5 डिग्री हो सकता है, लो ना हो, उस रिएक्शन के लिए तो हाई हो। बोलो कोई दिक्कत है सबके, पक्का, ये चीज सबको समझ में आ गई बेटा। अब देखो अपने पास दो इंटरमीडिएट है, एक ये वाला है एक ये वाला है, ये तो मैंने तुम्हें सीधा समझा दिया था, इन दोनों इंटरमीडिएट को बोल दिया, इसको ए और इसको बी। ये आपके पास दो इंटरमीडिएट है, इन दोनों इंटरमीडिएट में से मैंने तुम्हें समझा दिया, ये वाला इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल और ये वाला कम स्टेबल है, इसलिए इसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या मिली बेटा, ज्यादा। अब अपन बनाते हैं इनका ग्राफ, क्या बनाते हैं बेटा, ग्राफ। तो आपको पता है बेटा, देखो ध्यान से कि K इक्वल टू क्या होता है बेटा, इसको छोड़ो, पहले तुम ये देखो कि इन दोनों इंटरमीडिएट में से स्टेबल कौन सा है बेटा, कि सर ये वाला मोर स्टेबल है, जो फर्स्ट वाला है वो मोर स्टेबल, और सेकंड वाला लेस स्टेबल है। तो देखो इसका मुझे पता है कि अगर स्टेबिलिटी की बात करूं तो वन वाला जिससे ज्यादा स्टेबल है टू वाले से, मैं इसको छोटा कर देता हूं एक बार जगह एक साथ दिख जाए, ये वन वाला क्या है बेटा, टू वाले से ज्यादा स्टेबल है। और आपको पता है जो ज्यादा स्टेबल होता है उसकी एनर्जी क्या होती है, कम। बोलो कोई दिक्कत है, पक्का। अब आपको पता है बेटा जिसकी एनर्जी ज्यादा है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा, और जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी उसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, कम। अब देखो इनका ग्राफ बनाना है, क्या बनाना है बेटा, ग्राफ।
देखो बेटा ध्यान से पहले वाले रिएक्शन के अंदर देखना कि पहले वाले का इंटरमीडिएट कम स्टेबल है, उसी का आपको याद है प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल आया था। उसी का प्रोडक्ट क्या आया था बेटा, देख लो ये रहा। रिएक्शन को देखो ध्यान से, ये वाला का इंटरमीडिएट कम स्टेबल था, प्रोडक्ट क्या मिला बेटा, ज्यादा स्टेबल। मैं एक बार इधर साइड में लिख लेता हूं ताकि आपको दिख जाए बेटा ना। यहाँ इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल, ऐसा ही था ना, सॉरी। ये इंटरमीडिएट थे बेटा, इस इंटरमीडिएट का सामने देख रहे प्रोडक्ट क्या मिला था बेटा, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ इलेक्ट्रोफाइल, और यहाँ। तो अगर मैं रिएक्टेंट तो दोनों का सेम है, तो इन दोनों के कंपैरिजन में बात करूं तो ये ज्यादा स्टेबल है, तो जो ज्यादा स्टेबल उसकी एनर्जी क्या होगी बेटा, कम। तो देखो इसकी एनर्जी क्या होगी बेटा, कम, और इसकी एनर्जी ज्यादा। लेकिन जिसका इंटरमीडिएट कम स्टेबल उसका प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल मिला, प्रोडक्ट स्टेबल ज्यादा है इसका मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी कम। बोलो ये बात समझ में आई बेटा। अब जो ये वाला है इसका इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है, तो देखो यहीं पे होगा बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी कम होनी चाहिए बेटा, इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है तो एक्टिवेशन एनर्जी कम, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा, लेकिन प्रोडक्ट क्या है बेटा, कम स्टेबल। जैसे दो ग्राफ देके पूछ सकता है कौन सा ग्राफ किसका है, कौन सा ग्राफ है, तो आपको पहचानना है कि अच्छा इसका तो इंटरमीडिएट कम स्टेबल था तो ऊपर होना चाहिए इंटरमीडिएट से, और प्रोडक्ट से नीचे। इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल, इंटरमीडिएट कम, की एनर्जी कम होनी चाहिए, लेकिन प्रोडक्ट कम स्टेबल उसकी एनर्जी ज्यादा। इसे बोलते हैं 1,3 ब्यूटाडाइन रिएक्शन। कौन से बोलते हैं बेटा, आगे भाषण में एनर्जी वर्सेज, मैंने तुम्हें बताया था बेटा काइनेटिक्स में पूछना मत। अब बेटा बात करते हैं फ्री रेडिकल एडिशन। ये बेटा अपनी थी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, क्या थी बेटा। अब अपन बात करेंगे बेटा फ्री रेडिकल एडिशन, किसकी बात करेंगे। देखो बेटा फ्री रेडिकल एडिशन को आप सीधा भी कर सकते हो, एक ही जना जो ये रिएक्शन देता है HBr, कौन देता है, और कोई देता ही नहीं है, ठीक है। तो बहुत बड़ी रिएक्शन है, ये छोटी सी रिएक्शन है। देखो बेटा ध्यान से, ये पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होती है, किसकी प्रेजेंस में होती है, कि पेरोक्साइड किस बला को बोलते हैं सर, पेरोक्साइड उसको बोलते हैं जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड होता है, जिसमें क्या होता है बेटा, उसे पेरोक्साइड बोलते हैं। जिस भी चीज में ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड होगा उसे क्या बोलते हैं, पेरोक्साइड। आगे बात में तो देखो बेटा ध्यान से, जैसे H2O2 इसे बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्या बोलते हैं, सब बोलो हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्लियर है, ये आपका क्या है बेटा, बोलो, पर कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो इस ऑक्सीजन को हटा दो तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो नाम क्या हो जाएगा, पर कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो बेटा ट्राईफ्लोरो, क्या बोलोगे, ट्राईफ्लोरो पर एसिटिक एसिड। देखो इस फ्लोरीन को छोड़ दो तो दो कार्बन को क्या बोलते हो, एसिटेट। अगर मान लो मैं इसको पूछता इसका नाम क्या है, एसिटिक एसिड नाम है कि नहीं है इसका, तीन फ्लोरीन जोड़ दिए तो क्या हो गया, ट्राईफ्लोरो। ट्राईफ्लोरो पर क्यों लगाया, क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड है, तो पर एसिडिक एसिड। इसका नाम बेटा देखो ध्यान से, ये थोड़ा गलत बना दिया, यहाँ पे नहीं है बेटा, ये मेटा पर है, मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड, ये मैंने तुम्हें पहले भी सिखा रखा है। और ये कोई भी ऐसी पेरोक्साइड जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड दिखता हो, क्या दिखता हो। अब देखो बेटा ये रिएक्शन में तुम्हें पहले बता दो कि एंटी मार्कोनिक होप होगी और कोई माइग्रेशन नहीं होगा, क्योंकि बेटा किस फ्री रेडिकल है, क्या है बेटा, क्योंकि मैंने कार्बोकेटाइन का माइग्रेशन सिखाया फ्री रेडिकल का, तुम्हारे सिलेबस में फ्री रेडिकल का माइग्रेशन नहीं होता, 12 लेवल पे अपन कहते हैं होता ही नहीं, होता ही। अब देखो रिएक्शन किसकी है, पहले तो रिएक्शन समझो, रिएक्शन सिर्फ HBr की है, रिएक्शन किसकी है बेटा, बाकी किसी की नहीं है। HBr इन पेरोक्साइड, अगर मैं HCl इन पेरोक्साइड लिखता ना तो आप पेरोक्साइड भूल जाते, कोई मतलब है नहीं है। अब देखो रिएक्शन कैसे होती है, साथ में इसमें लाइट भी होती है, क्या होती है बेटा, लाइट। तो ये रिएक्शन कई स्टेप में होती है। पहला स्टेप होता है चेन इनिशिएशन स्टेप, क्या होता है बेटा, चेन इनिशिएशन में क्या होता है, जैसे अपने पास जो पेरोक्साइड है इस पे अपन लाइट डालते हैं, क्या डालते हैं बेटा, लाइट डालने से ये क्या करता है बेटा, फ्री रेडिकल में टूटता है, किसमें टूटता है, फ्री रेडिकल, मतलब ये होमोजीनियस टूटता है, कैसे टूटता है बेटा, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, ये होमोलाइटिक टूटा तो क्या बना बेटा, फ्री रेडिकल, क्या बना। अब ये फ्री रेडिकल क्या करेगा बेटा, रिएक्शन करने HBr पे जाएगा। तो अब तक आपने देखा कि अटैक करने है तो पॉजिटिव चार्ज जा रहा था या फिर नेगेटिव। जब पॉजिटिव जा रहा था वो सामने वाले से क्या कहता कि 2 इलेक्ट्रॉन दे दे, और नेगेटिव चार्ज वाला जाता वो कहता 2 इलेक्ट्रॉन ले ले, लेकिन ये तो कहता अपने पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो सामने वाले को क्या कहेगा, बॉन्ड बनाना है, क्या बनाना है, कि एक लिया, एक है मेरे पास, एक मेरे पास है, तो सामने वाला HBr भी कैसे टूटेगा बेटा, होमोलाइटिकली, और H को ले लेगा, क्या बन जाएगा, ROH, क्या बन जाएगा, और बाहर क्या निकल जाएगा, Br फ्री रेडिकल, क्या निकल जाएगा।
अब ये Br फ्री रेडिकल डबल बॉन्ड पे जाएगा, किस पे जाएगा बेटा, एल्किन पे जाएगा अपने। और एल्किन को क्या कहेगा कि एक इलेक्ट्रॉन लाया हो, एक तुम दे दो, तो क्या ये पाई बॉन्ड फिर से फ्री रेडिकल में टूटेगा बेटा, ये पाई बॉन्ड भी किस में टूटेगा बेटा, फ्री रेडिकल में। तो अब फ्री रेडिकल में टूटेगा तो मुझे बताओ, देखो Br को मैंने आपको हमेशा बताया फ्री रेडिकल ऑलमोस्ट कैसा होता है, कार्बोकेटाइन जैसा ही होता है। और कार्बोकेटाइन क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल। तो बताओ इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाता है, जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा होता है। तो बताओ Br को इन दोनों कार्बन में से कहाँ जाना चाहिए, इस CH2 पे अगर Br जाएगा तो इस कार्बन पे देखो कार्बोकेटाइन यहाँ के क्या आएगा, फ्री रेडिकल। क्या आएगा, बोलो कोई दिक्कत है, फ्री रेडिकल क्या है, ज्यादा स्टेबल। क्या है बेटा, अंदर वाले भी जाता तो फ्री रेडिकल क्या बनता बेटा, कम स्टेबल। ये चेन इनिशिएशन थी, इतना काम आपको एक बार शुरुआत करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए। क्लियर है, जैसे आपको कहीं में आग लगानी तो कई बार माचिस से 3-4 बार ट्राई करनी पड़ती है ना, तो बस ये मेहनत का काम है। क्लियर है, हाँ। जैसे एक बार रिएक्शन स्टार्ट हो गई फिर क्या टेंशन नहीं है, फिर टेंशन है कि सर फिर टेंशन कैसे नहीं है, चेन इनिशिएशन के बाद आता है चेन प्रोपोगेशन स्टेप। क्या आता है बेटा, चेन है। अब चेन प्रोपोगेशन में क्या होता है बेटा, जैसे अपने पास ये बना हुआ है, हम डालते हैं इसमें HBr, क्या डालते हैं, तो ये फ्री रेडिकल HBr को क्या कहेगा कि फ्री रेडिकल दे दे, तो यहां से फिर से फ्री रेडिकल में टूटता है, किसमें टूटता है बेटा, इस H फ्री रेडिकल को तो ये एब्जॉर्ब कर लेगा, और Br फ्री रेडिकल बाहर। इस Br फ्री रेडिकल को अपन क्या करेंगे बेटा, फिर से इधर लाएंगे और इसमें क्या डालेंगे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यही वाली रिएक्शन वापस होगी। देखो ध्यान से, इस Br फ्री रेडिकल को ये एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करके वापस ये बनाएगा। देखो ध्यान से, मैं फिर से बताता हूं, इधर देखो। पहली स्टेप में क्या हुआ कि सर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 था, यहां समझ में आया बेटा Br फ्री रेडिकल कैसे बना, कि ये फ्री रेडिकल में टूटा, इस फ्री रेडिकल ने इस H से क्या ले लिया, फ्री रेडिकल ले लिया, तो Br फ्री रेडिकल बन गया। अब ये Br फ्री रेडिकल किसके पास गया बेटा, एल्किन के पास। किसके पास गया, और आपको पता है बेटा रिएक्शन कैसे होती है कि सर हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन है ज्यादा है, तो Br कहां जाएगा, जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, तो CH2 के पास जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा, CH3 CH CH2, और यहाँ पे कौन आ गया, Br, और यहाँ पे कौन आ गया, फ्री रेडिकल। अब हमने इसमें डाला HBr, क्या डाला बेटा, HBr। जैसे हमने HBr डाला, ये क्या करेगा बेटा, HBr में से वापस HBr किस में टूटेगा, फ्री रेडिकल में, तो ये फ्री रेडिकल को एब्जॉर्ब कर लेगा और क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 Br, और Br फ्री रेडिकल आपका बाहर। भाई H ले लिया ना इसने, Br फ्री रेडिकल बाहर। अब ये Br फ्री रेडिकल में अपन फिर से क्या डालेंगे बेटा, CH3 CH डबल बॉन्ड है CH2। जैसे ये डालेंगे फिर से यही रिएक्शन होगी, देखो ऊपर वाली, ये Br कहां जाएगा बेटा, यहाँ पे, यहाँ फ्री रेडिकल बन जाएगा, फिर हम HBr डालेंगे, ये मिल जाएगा। तो बस इस रिएक्शन में कुछ करना ही नहीं है, आपको टाइम टाइम पे इधर से ये डालना है और इधर से ये डालना है, रिएक्शन सर्कल पकड़ लेगी। देखो यही तो समझा है, CH3 ये फ्री रेडिकल था, इसमें हमने HBr डाला, तो H इस पे गया और Br फ्री रेडिकल बाहर आ गया। इस Br फ्री रेडिकल में हमने क्या डाला, फिर से एल्कीन डाला, तो Br यहाँ जुड़ गया, ये प्रोडक्ट बन गया, फिर से HBr डाला, ये बन गया, ये हमारा प्रोडक्ट। इसे हम क्या करते रहेंगे, एक्सट्रैक्ट करते जाएंगे, क्या करते जाएंगे। तो देखो रिएक्शन को कुछ करने की जरूरत ही नहीं, अपने आप चलती रहती है, बस टाइम टाइम पे आप HBr और ये डालते रहो, टाइम टाइम पे ये डालते रहो। जब ये डालोगे तो ये रिएक्शन यहाँ आ जाएगी, Br फ्री रेडिकल मिलेगा, और इस Br फ्री रेडिकल से वापस ये फिर से डालो इधर इधर, बस आपको तो टाइम टाइम पे इन दोनों की सप्लाई करनी है और रिएक्शन अपने आप चलती जाएगी। इसलिए क्योंकि फ्री रेडिकल रिएक्शन अपने आप 100% कंप्लीशन की तरफ भागती है, तो फटाफट फटाफट आपका क्या मिलता लग जाएगा, प्रोडक्ट। अब आप कहोगे सर रिएक्शन रोकनी है, तो किताबी बातें रोकने का तो एक तरीका ये है कि जैसे ये Br फ्री रेडिकल है, अगर मैं यहाँ पे ये नहीं डाल के Br फ्री रेडिकल डाल दूं तो Br रिएक्शन करके क्या बन जाएगा, Br2। और जैसे ही Br2 बनेगा, रिएक्शन में से फ्री रेडिकल एक खत्म, और रिएक्शन में फ्री रेडिकल खत्म, तो रिएक्शन आगे चलेगी नहीं, रिएक्शन आगे चलेगी, क्योंकि रिएक्शन में हमें वापस स्टार्ट करनी पड़ेगी, फिर से चेन इनिशिएशन करना पड़ेगा, क्योंकि फ्री रेडिकल बनाना पड़ता है और ये काम करना पड़ता है। पेरोक्साइड का इतना ही काम है, फ्री रेडिकल बना के बाहर, फ्री रेडिकल बना के, इससे ज्यादा इसका कोई यूज है। तो आपने अगर फ्री रेडिकल खत्म कर दिया तो फिर से क्या मांगेगा कि पेरोक्साइड दे, फिर से रिएक्शन को स्टार्ट करवा। भाई अगर आपने कहीं पे आग लगा दी फिर तो आपको बस लकड़ी फेंकनी है, आग लगती रहेगी, लेकिन अगर आपने आग बुझा दी तो फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो वही कहानी है बेटा, ये Br फ्री रेडिकल आपने एक बार बना दिया ना, फिर तो रिएक्शन अपने आप चलती रहती है। और अगर आपने Br फ्री रेडिकल में एक और Br फ्री रेडिकल डाल दो तो ये आपस में रिएक्शन करके खत्म, फ्री रेडिकल खत्म, तो रिएक्शन भी। ये तो किताबी बात है रिएक्शन रोकने का, इसे बोलते हैं चेन टर्मिनेशन। हमें ऐसे ही रोक सकते हैं, कैसे कि सर डालो ही मत, ये रिएक्शन कहां से होगी, भाई बाहर से सामान डाल रहे तभी तो रिएक्शन हो रही है, डालो ही मत।
भाई आग बुझाने के लिए पानी डालने की क्या जरूरत है, लकड़ी मत डालो, थोड़ी देर में अपने आप बुझ जाएगी। पर ये किताबी बात है तो हमें याद होनी चाहिए। क्लियर है? अब जो बड़ा ध्यान से, अगर आप ध्यान से इसकी प्रोडक्ट को देखो, सब चीज को छोड़ते हुए, जैसे ये रिएक्शन है HBr इन H2O2 इन लाइट, तो आप ये ध्यान से देखो बेटा इस प्रोडक्ट को, तो देखो इसमें, यहाँ पे देख लो, इसमें ज्यादा समझ में आएगा कि हाइड्रोजन कहां पे गया है बेटा। तो इसे हम क्या बोलेंगे, एंटी मार्कोनिकोव। तो ट्रिक क्या होगी बेटा, जब एंटी मार्कोनिकोव ट्रिक फेल हो जाए तो Br जोड़ो, फिर ये तो बात की बात है। क्लियर है? तो अपने उस सिंपल सी कहानी में एंटी मार्कोनिकोव लगाना है। क्या लगाना है, जैसे HBr है, हाइड्रोजन कहां जाएगा, यहाँ पे, और Br कहां जाएगा, सॉरी, हाइड्रोजन कहां जाएगा, यहाँ पे, और Br कहां पे जाएगा, CH2 पे। बोलो कोई दिक्कत है? एंटी मार्कोनिकोव बोलना है। किस तरह मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा कि HBr को तो आपने कल कुछ और पढ़ाया था, तो सिर्फ HBr लिखा हो तो होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। क्या होता है? और अगर लाइट की प्रेजेंस में होता है तो वो क्या होती है बेटा, फ्री रेडिकल। आगे बात में, तो सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल में कौन सी है, HBr, और HBr इन H2O2 क्या है, एंटी मार्कोनिकोव। अब जैसे ये आया, इससे ट्रिक तो आपकी ठीक है, लेकिन अपन तो एक एग्जांपल पढ़ते हैं जो ट्रिक को फौरन क्या कर देता है, फेल। अब बताओ आपकी ट्रिक, दोनों कार्बन पे तो हाइड्रोजन बराबर है, हाइड्रोजन कहां जोड़ूंगा मैं, तो देखो ध्यान से, अब कार्बोकेटाइन वाला खेल नहीं है ना। पहली स्टेप में इस मैकेनिज्म में HBr में से Br आता है, कौन आता है, Br। क्या आता है, तो बताओ इन दोनों कार्बन में से आपको Br जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में पहले H प्लस आता है, कौन आता है, H जुड़ता है, कार्बोकेटाइन बनता है, उसकी स्टेबिलिटी देखते हो। लेकिन यहाँ थोड़ा सा अलग है, यहाँ पहले कौन आएगा, Br फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होती है, तो पहले Br आएगा। तो जो आपके पास दो ऑप्शन है कि Br को यहाँ पे भी जोड़ सकता हूँ रे, अगर मैं Br को बेटा यहाँ जोड़ता, यहाँ नहीं जोड़ता ऐसे, तो बताओ यहाँ फ्री रेडिकल बनता, भाई पाई बॉन्ड मिटाता, यहाँ Br डोला तो यहाँ फ्री रेडिकल। इस फ्री रेडिकल के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, दो ये रहे और एक ये रहे, तीन। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे नहीं जोड़ के उल्टा जोड़ता बेटा, इस तरह से कि Br को तो मैं यहां जोड़ता हूं, फ्री रेडिकल को यहां बनने देता, इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, चार। बोलो ये बनेगा कि पहले वाला, तो इसका मतलब Br यहां जुड़ेगा, अगली स्टेप में कौन आएगा, H। तो रिएक्शन तो वैसी है, देख लो, रियलिटी में तो रिएक्शन का रूल तो वही है। तो अपने को क्या करना है, जब ट्रिक फेल हो जाए ना भाई, अपनी एंटी मार्कोनी की ट्रिक फेल हो जाए, तो पहले Br को जोड़ो। क्या जोड़ो, फिर बनाओ फ्री रेडिकल। क्या बनाओ, और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी देख लो, फिर H जोड़ देना, फिर क्या कर देना। तो किस सर सिंपल HBr आया, तो तब हम करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, पहले H जोड़ेंगे, कार्बोकेटाइन बनेगा, वो स्टेबल होना चाहिए, फिर Br आएगा, और ट्रिक से हो जाए तो ट्रिक से सही है। और अगर एंटी मार्कोनिकोव आए तो पहले कौन आएगा, Br, पहले कौन आएगा, फिर कौन आएगा, H। बोलो कोई दिक्कत है, जैसे ये रिएक्शन है, हमें डाला HBr, क्या डाला, हमने कहा सिर्फ HBr, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कौन सी, और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में मार्कोनिकोव कौन सा रूल है, हाइड्रोजन कहां जाएगा, तो इस पे हाइड्रोजन, इस पे Br, कहानी खत्म। HBr इन पेरोक्साइड एंटी मार्कोनिकोव, हाइड्रोजन कहां जाएगा, जहां हाइड्रोजन कम है, तो हाइड्रोजन यहां जाएगा Br। बोलो कोई दिक्कत है, मैंने डाला HCl, हाइड्रोजन कहां जाएगा, जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, तो हाइड्रोजन इस पे जाएगा और Cl है। बोलो कोई दिक्कत है, मैंने डाला HCl इन पेरोक्साइड, बताओ क्या होगा, अरे HBr ही देता है, कौन देता है, सिर्फ HBr ही फोटोकेमिकली सेंसिटिव है, लाइट की प्रेजेंस में सिर्फ HBr ही सेंसिटिव है। तो HCl में क्या कहोगे कि कुछ नहीं है, इस पेरोक्साइड का खर्चा कर रहे हो, मत डालो, रिएक्शन सेम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जैसी, कैसी होगी, इस डालने का कोई फायदा, इसका कोई काम है, इसका कोई काम है, सिर्फ पेरोक्साइड का काम किसमें है बेटा, HBr में। चमका क्या, ठीक है। जैसे मैंने HI डाला, क्या कहोगे, मार्कोनिकोव, हाइड्रो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ही, मैंने कहा HI इन पेरोक्साइड के डालते फिर कोई मतलब है, वही इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होनी है। बोलो कोई दिक्कत है। अब जैसे आपके पास ये दो रिएक्शन दिए, कहता है आपको ए और बी बताना है, ए प्रोडक्ट ये, बी वाला ये, तो आपको ध्यान से समझना है कि इस रिएक्शन में HBr जुड़ा है, इसमें भी HBr जुड़ा है। इसमें H कहां पे गया है बेटा, इस कार्बन पे H है क्या, कार्बन नंबर 1 पे कितने हाइड्रोजन है, 0। और एक में क्या लिखा है कि हाइड्रोजन इस पे गया और ब्रोमीन इस पे गया, इसका मतलब हाइड्रोजन वहां गया जहां हाइड्रोजन कम है, मतलब है एंटी मार्कोनिकोव। तो रिएक्टेंट क्या होगा, HBr ने पेरोक्साइड।
इसमें देखो बेटा हाइड्रोजन कहां पे गया है, 1 पे गया कि 2 पे, और 2 पे हाइड्रोजन है ज्यादा थे, तो इसका मतलब हाइड्रोजन वहां जाएंगे जहां हाइड्रोजन है ज्यादा, मतलब मार्कोनिक होगा। आगे बात समझ में। अब देखो ये दो एक्स्ट्रा फ्री रेडिकल रिएक्शन है, ये वैसे एनसीईआरटी रिएक्शन तो नहीं है, लेकिन कई बार क्या एडवांस में पूछ लेते हैं, नीट में भी नहीं पूछेंगे ना, तो इनमें थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। ध्यान क्या रखना है, जैसे क्लोरोफॉर्म है, क्या है बेटा, तो अगर मैं तुम्हें कहूं क्लोरोफॉर्म टूटेगा H फ्री रेडिकल और CCl3 में, किसमें टूटेगा, तो रूल वही है, हाइड्रोजन कहां जाएगा जहां हाइड्रोजन है कम है, एंटी मार्कोनिक होगा नहीं, सब क्लियर है, तो H यहां जाएगा और CCl3, बोलो कोई दिक्कत है। लेकिन अगर वो बेटा CHBr से डाल दे, तो देखो ये तो था क्लोरोफॉर्म, क्या था बेटा, क्लोरोफॉर्म, तो क्लोरोफॉर्म में बेटा CCl बॉन्ड मजबूत होता है और CH बॉन्ड क्या होता है, कमजोर। लेकिन अगर उसमें CHBr3 डाल दे, CHBr3 को बोलते हैं ब्रोमोफॉर्म, क्या बोलते हैं बेटा, क्लोरोफॉर्म क्या काम आता है, फिल्मों में बेहोश करने के, फिल्मों में, रियलिटी में कुछ नहीं होता, ठीक है। ब्रोमोफॉर्म क्या है बेटा, तो सिंपल सी कहानी, ये ब्रोमोफॉर्म है। तो ब्रोमोफॉर्म में क्या होता है, सीबीआर बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि ब्रोमीन की साइज बहुत बड़ी है, तो सीसीएल बॉन्ड तो इतनी ज्यादा बड़ी नहीं होती, लेकिन सीबीआर बॉन्ड बहुत है बड़ा होता है, और बहुत बड़ा होने से ये बॉन्ड क्या होता है, वीक क्या होता है बेटा, और सीएच बॉन्ड इसके कंपैरिजन में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग क्या होता है। अब की बार हाइड्रोजन क्या कहेगा, मैं नहीं टूट रहा, बीआर को तोड़ो, किसको तोड़ो, तो देखो फ्री रेडिकल कैसे बनेगा इसका, बीआर फ्री रेडिकल और सीएच बीआर2, और बीआर फ्री रेडिकल को हाइड्रोजन की तरह मानो, हाइड्रोजन कहां जाएगा जहां हाइड्रोजन है कम है, तो वहां पे कौन जाएगा, बीआर, कौन जाएगा, ये दो स्पेशल रिएक्शन ध्यान होने चाहिए, ठीक है। बस लास्ट टॉपिक है शायद, हाँ, तो बड़ा कंपैरिजन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, अपना एक टॉपिक है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में, कि आपको वो क्या करता है कि दो इलेक्ट्रोफाइल ऐसे पूछ देता है कि इनमें से कौन सा है जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ज्यादा देगा, आ रही बात में। जैसे आपके पास दो डबल बॉन्ड दे दिए, एक ये वाला और एक ये वाला, का मैंने HBr डाला, वन इक्विवेलेंट क्या डाला है, बताओ दोनों डबल बॉन्ड में से HBr में कौन सा रिएक्शन करेगा, मतलब आपसे पूछ ले ये डबल बॉन्ड और इस डबल बॉन्ड में से किस डबल बॉन्ड की इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ज्यादा है, तो हमने कहा कि रुक जाओ, ऐसे तय नहीं करेंगे, हम इलेक्ट्रोफाइल से पूछ लेते हैं, किससे पूछ लेते हैं, वो कहां जाना चाहता है, इस डबल बॉन्ड पे जाना चाहता है कि इस पे जाना चाहता है, तो इलेक्ट्रोफाइल कहेगा देखो अपन है भूखे आदमी, अपन ने बहुत दिनों से इलेक्ट्रॉन है नहीं देखे, हम उसके पास जाएंगे जिसके पास इलेक्ट्रॉन है ज्यादा है, तो हमने कहा ठीक है हो गया फैसला। इसको पूछा तेरे पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, तो क्या कहेगा दो, इसको पूछा तो क्या कहेगा तीन और दो पांच, तो इलेक्ट्रोफाइल क्या कहेगा, हम तो इसके पास जाएंगे, हम तो हाइड्रोजन यहां जाएगा, Br है, रिएक्शन तुम कर लोगे। अभी तो मैं समझा रहा हूँ कि कौन ज्यादा, तो अब क्या हो गया बेटा कि रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ ए, बोलो कोई दिक्कत है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ एल्किन किससे प्रोपोर्शनल, नंबर ऑफ ए, बोलो कोई दिक्कत है। नेक्स्ट वन अपन पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, कौन सी पढ़ेंगे बेटा, तो अपन देखो तीन पढ़ चुके, दो पढ़ चुके, एक पढ़ चुके इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, फ्री रेडिकल एडिशन, और तीसरी कौन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। फ्री रेडिकल इसका एक एग्जांपल और करेंगे इसका, जैसे आपके पास ये वाला एक एल्कीन है, ठीक है, और एक ये वाली एल्कीन है, बताओ इन दोनों में से कौन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ज्यादा देगा, ये वाला कि ये वाला, ये वाला ज्यादा देगा, देखो उसमें कितने अल्फा है, अल्फा अल्फा अल्फा, ज्यादा अल्फा है ना, इसकी ज्यादा होगी। ध्यान रहे बेटा बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं देता, कि सर क्यों नहीं देता, पाई बॉन्ड है तो सही इसके पास, पर ये सिंपल पाई बॉन्ड नहीं, अगर आपने पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करवा दी ना, तो जैसे मान लो मैं एक पाई बॉन्ड हटा देता हूं और उसकी जगह इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल जोड़ दूं, यही होता है, जैसे जैसे होगा बेंजीन का, मैं तो बर्बाद हो गया, मेरी एरोमेटिसिटी चली गई, तो बेंजीन एरो, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में क्या चली जाती है बेटा, एरोमेटिसिटी चली जाती है, तो बेंजीन कोई रिएक्शन ऐसे नहीं देता, कि मैं नहीं देता ये चीजें, ये लल्लू लाल चीजें डबल बॉन्ड से कराओ, अपन तो नॉर्मल डबल बॉन्ड है, आई बात में। अब अपन एक रिएक्शन पढ़ना भूल गए थे, हाइड्रोबोरेशन का एक पार्ट है, किसका पार्ट है, उसकी सर ये तो पढ़ाई नहीं आपने, हेडिंग लगवा दी, ये अपन पढ़ेंगे बेटा ग्रिग्नार्ड में, किसमें पढ़ेंगे, कि सर यहाँ क्यों नहीं पढ़ेंगे, जो ग्रिग्नार्ड पूरा चैप्टर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का है, पूरा चैप्टर किसका बना हुआ है, तो चैप्टर इस चीज का बना है, तो वहीं पढ़ो, कहानी खत्म, तुक पाओगे, आ रही बात, क्योंकि मैं अभी पढ़ा दूंगा और 20-25 दिन बाद पढ़ाऊंगा, इतना तुम भूल जाओगे, तो इसको वहीं पढ़ेंगे वहीं करेंगे, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन को वहीं पढ़ेंगे, ठीक है।
अब बात करते हैं बेटा हाइड्रोबोरेशन की। किसकी बात करते हैं? हाइड्रोबोरेशन की। तो देखो हाइड्रोबोरेशन का क्या है, क्या लिख रखा है कि मास्टर पढ़ाना भूल गया। तो अपन इसको पढ़ाना भूल गए थे, अपने को हाइड्रोबोरेशन में पढ़ाना था। किसमें पढ़ाना था बेटा? हाइड्रोबोरेशन। बच्चे कुछ भी लिख लेते हैं। क्लियर है? ठीक है, अपने को हाइड्रोबोरेशन में पढ़ाना चाहिए था। अब जो बड़ा ध्यान से CH3 CH डबल बॉन्ड, इसमें अपन ने HBr डाला है। ध्यान से अपन इसमें अपन इसमें HBS2 डाला। क्या डाला बेटा? HBS2। बोलो कोई दिक्कत है? अब देखो HBS2 डाला तो हमें पता हाइड्रोजन कहां जाएगा बेटा? हाइड्रोजन कम है क्योंकि एंटी मार्कोनी को पता है, तो H इस पे जाएगा और BH2 इस पे जाएगा। अगर आपने इसमें H2O2 डाल दिया तो ये हटके यहाँ OH आ जाएगा, लेकिन मैं H2O2 डालू ही नहीं तो नहीं आएगा, ये रुक जाएगा। मैं फिर से एल्कीन डाल दूं तो ये देखो फिर से BH2 है। क्या फिर से ये अपना एक हाइड्रोजन दे सकता है? इसके पास तो 3 हाइड्रोजन है। तो अगर ये फिर से हाइड्रोजन देगा तो हाइड्रोजन कहां जाएगा? इस पे कम है। हाइड्रोजन अगर इस पे जाएगा तो CH2 किस पे जाएगा? बोरोन पे। देखो यही बनेगा। देखो मैं बना के दिखा दूं। ये आपके पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। पहले मैंने इसमें HBS2 डाला तो हाइड्रोजन कहां गया बेटा? जहां हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन कम था तो यहाँ पे कौन आ गया? BH2। मैंने इसकी रिएक्शन फिर से बेटा एक एल्कीन से कराई। यही है बेटा। तो ये फिर से BH2 अपना एक H दे सकता है, और जैसे ही H देगा क्या बनेगा? देखो बेटा ये तो ऐसा कैसा रहना। देखो यहाँ पे क्या हो जाना है? BH। हाइड्रोजन कहां जाएगा बेटा? यहाँ पे। और BH2 कहां जाएगा? इस पे जाएगा। देखो यही तो था। इस पे हाइड्रोजन गया और इस पे कौन आ गया? BH2 की जगह कौन आ गया? BH। अभी भी इसके पास एक हाइड्रोजन है, और अभी भी इसके पास अगर एक हाइड्रोजन है तो अगर मैं इसमें फिर से CH3 CH2 डबल बॉन्ड डालू तो फिर से क्या अपना एक H देगा? H कहां जाएगा? यहाँ पे। और अगर H यहाँ जाएगा तो क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2B CH2 CH2 CH3। अब देखो बेटा इसमें CH2 CH2 CH3, इस पे तो H आया था और B इस पे आया। कितनों को जोड़ लिया इसने? 3 को। और अब अगर मैं H2O2 डालू, क्या डालू बेटा? तो आपको पता है जहां बी है वहां से हटके कौन आ जाएगा? OH। तो यहां से हटेगा तो यहां से एक OH आ जाएगा, यहां से भी हटेगा तो इसमें भी एक OH आ जाएगा, यहां से हटेगा तो इसमें भी OH आ जाएगा। कितने आ जाएंगे? 3। मतलब एक BH3 कितनी एल्कीन की बैंड बजा सकता है? 3 की। मतलब ये अकेला कितनों पे भारी है बेटा? 3 पे। अगर आप H2O2 डाल दोगे तब तो यही खत्म हो जाएगा, वरना अकेला कितनों को सल्टा देगा? 3 को। ये क्वेश्चन आ सकता है कि एक BH3 कितने को सल्टा देगा? 3 को। और ना इसको इग्नोर कर, तू ध्यान तो देता नहीं है। क्लियर है? तो इसका मतलब 3 CH डबल बॉन्ड CH2 अगर बेटा रिएक्शन करते हैं BH3 से, कितने से? BH3 से 3 को। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं BH3 बाद में लिख दूं H2O2, तो ये कितने एल्कोहल बनाएगा बेटा? 3 एल्कोहल बनाएगा अकेला। कि सर मुझे अगर एक ही बनाना हो तो क्या करूं? तो आप इसको 1/3 कर दो। कितना कर दो? 1/3 करने से हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 1। तो एक BH3 कितने मोल एल्किन को सल्टाता है? 3 मोल एल्किन को। आगे बात में बोलो कोई दिक्कत है इसमें? अब मैं तुम्हें क्या करता हूँ ये बता देता हूँ, अपनी एनसीईआरटी कौन कौन सा पार्ट हो गया तो उसको मैं टिक करवा देता हूँ। इसको घर से पढ़ के लाओ। अगर MS चौहान में जो चैप्टर है बेटा, अभी मैं उसके भी क्वेश्चन आपको टिक मार्क करवा देता हूँ कौन कौन से करने हैं। MS चौहान लाया कोई? एक भी नहीं लाया? ठीक है, उसको भी मैं टिक मार्क करवा देता हूँ, और भी मैं एनसीईआरटी भी बता देता हूँ कौन कौन सी करनी है। जो बड़ा एनसीईआरटी में बता देता हूँ अपना कौन कौन सा पार्ट पढ़ा दिया। देखो मैं एनसीईआरटी वाइज नहीं पढ़ा रहा हूँ ना, अपन टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं, और मैं एनसीईआरटी में आपको टिक मरा दूंगा। पढ़नी है एनसीईआरटी आपको, सबको अच्छे से पढ़नी है उसको ना। तो मैं जिस जो टॉपिक पढ़ा दूँ उसको पूरा पढ़ना है, जो जो टॉपिक हो चुका है मैं उसको टिक मरा रहा हूँ। ठीक है? देखो बेटा आपके हाइड्रोकार्बन वाले में ये सब पढ़ा दिया बेटा आपको IUPAC में शुरू में ही। हाइड्रोकार्बन 11th वाला, 11th का चैप्टर है। 11th में हाइड्रोकार्बन है ना, तो उसमें बेटा 11th में हाइड्रोकार्बन देखो बेटा नोमेनक्लेचर आपका हो चुका है। ठीक है, उसमें शुरुआत में जो आइसोमेरिज्म दे रखा है वो सारा पढ़ा चुका हूँ बेटा। पढ़ लेना बेटा इसे ना। इसमें कोई कॉमन नाम मिले तो स्पेशली याद कर लेना, बाकी तो कोई टेंशन नहीं, IUPAC तो कर ही लोगे। ठीक है? अब देखो बेटा इसके प्रिपरेशन में सबसे पहले ये प्रिपरेशन रिएक्शन है फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये सारी रिएक्शन करवा चुका हूँ रिडक्शन में। हमारे पास में ये तीनों रिएक्शन करा चुका हूँ, तो इसको पढ़ लेना बेटा, क्या कहना चाहता है, याद होना चाहिए सबको ना। ये भी अपन ने पढ़ा नहीं है, ये भी नहीं पढ़ा, प्रॉपर्टीज नहीं पढ़नी,
फिर देखो बेटा ये अब सब ये तो अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगा, सब्स्टिट्यूशन में नहीं पढ़ाई भी, इसको भी छोड़ दो, इसको अगले चैप्टर में ले लेंगे। नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से, ये सोहर सोहर ये सब पढ़ा चुका हूँ, कॉन्फॉर्मेशन क्लियर है, हाँ एरोमेटाइजेशन भी कॉन्फॉर्मेशन पढ़ा चुका हूँ ना, तो इसको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। स्ट्रक्चर ऑफ डबल बॉन्ड कैसा होता है ये सब पढ़ा चुका हूँ बेटा मैं ना, नॉमेनक्लेचर पढ़ा चुका हूँ इसका, आइसोमेरिज्म तो पढ़ा ही चुका हूँ, इसमें कोई तो इसमें तो बहुत लल्लू लाल दे रखी है, पढ़ लेना कुछ से। फिर प्रिपरेशन देखो बेटा ये पढ़ा चुका हूँ बेटा, ये कैटलिस्ट भी पढ़ा चुका हूँ, ये भी पढ़ चुके हो आप बर्थ रिडक्शन में, ये सिस देता है और ये ट्रांस एल्केन देता है, ठीक है ये अब नहीं पढ़ाया, जिस जिस टिक मार रहा हूँ उसको ध्यान से देखते जाए बेटा ना। फिर ये पढ़ा दिया बेटा आपको एडिशन ऑफ हेलोजन, देखो ये सारा आज कल पढ़ाया था ना, मार्कोनिकोव रूल, HBr HCl वाला, ये सारा पढ़ा चुका हूँ, एंटी मार्कोनिकोव रूल सब, HBr वाला क्या है क्या नहीं है, ये सारा बेटा HBr वाला पढ़ा चुका हूँ। एंटी मार्कोनिकोव रूल क्या, इसी को क्रास इफेक्ट बोलते हैं बेटा, एंटी मार्कोनिकोव को क्या बोलते हैं, जैसे ऐसी चीजें एनसीईआरटी से आपको याद रखनी है ना, कि कई बार क्या होता है बेटा अपन पढ़ नहीं पाते हो ढंग से, उसने पूछ लिया क्रास इफेक्ट क्या, एंटी मार्कोनिकोव जो पेरोक्साइड से रिएक्शन कराते हैं ना, जो भी पढ़ाई थी उसको क्या बोलते हैं, क्रास। ऐसी चीजें एनसीईआरटी से पढ़ते हो तो याद हो जाती है बेटा ना। अब सुन लो ध्यान से, देखो ये पढ़ा चुका हूँ, ये सारा पढ़ चुके हो आप, एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है, ऑक्सीडेशन ये सारा ऑक्सीडेशन में पढ़ा दिया था, केमिनोफोर कैसे ऑक्सीडेशन करता है, यहां तक सारा पढ़ा चुका हूँ, ओजोनोलाइसिस तक, ठीक है एल्किन में। उसके बाद में बेटा एल्काइन के अंदर आओगे ना, तो एल्काइन में नाम वाम ट्रिपल बॉन्ड की स्ट्रक्चर पढ़ा चुका हूँ, ये प्रिपरेशन नहीं पढ़ाई बेटा, ये नहीं पढ़ाया, ये सारा पढ़ा चुका हूँ बेटा, एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइन ये सब पढ़ा चुका हूँ, जीओसी में पढ़ा दिया था बेटा, ये देखो ये वाला, देखो टॉप एनसीईआरटी वाइज पढ़ाना बड़ा मुश्किल है, देखो एक टॉपिक जीओसी का है कहीं का, तो पढ़ाना बहुत ही मुश्किल है, टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा आपको, एनसीईआरटी में टिक मार्क करवा दूंगा कहां पर है। ये देखो बेटा सारा पढ़ा चुका हूँ, सोडियम डालने पे हाइड्रोजन गैस देगा, ये सारा, और इनके एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ऑर्डर सब पढ़ा चुका हूँ बेटा, ठीक है। और ये एडिशन रिएक्शन मैंने कल ही पढ़ाई थी, देखो बेटा ये वाली रिएक्शन सारी पढ़ा चुका हूँ, Br2 डालने पे क्या होगा, ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजनेशन, और ये वाला एडिशन ऑफ वाटर यहाँ वाला तो यहाँ तक पढ़ा दिया था ना, इसके आगे का था टोटोमेरिज्म में समझा दूंगा, ठीक है, ये सारा बेटा पढ़ा चुका हूँ 11th वाले हाइड्रोकार्बन में, ठीक है। उसके बाद देखो बेटा, हाँ ये सारा देख लेना बेटा, क्या क्या टॉपिक वाइज पढ़ना है बेटा ना, जहां पढ़ा रहा हूँ, ये बेटा आपके 12th का चैप्टर है, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन, चैप्टर नंबर बदल सकता है बेटा, ध्यान रखना, पुरानी वाली एनसीईआरटी और नई एनसीईआरटी में टॉपिक नंबर अलग है, चैप्टर याद रखना, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन, जो 12th वाली एनसीईआरटी है ना बेटा, उसकी जो ऑर्गेनिक वाला पार्ट है उसका पहला चैप्टर है, ठीक है। इसमें बेटा ये जो शुरुआत में नाम वाम सब पढ़ा चुका हूँ, खुद से पढ़ लेना बेटा इनको, ठीक है, एल्किल एलाइड क्या होता है, टर्सरी क्या, एलाइलिक होता है, ये सब पढ़ा चुका हूँ, बेंजाइलिक बेंजाइलिक सब है ना, विनाइलिक क्या होता है, एराइल क्या होता है, ठीक है, और ये नॉमेनक्लेचर है, इसमें बेटा कहीं कॉमन नेम है, ये सब पढ़ लेना बेटा, ठीक है, कोई डाउट है वो पूछ लेना, सब पढ़ना, और इसमें से जो डाउट बने वो पूछ लेना। ये मत पढ़ना, CH बॉन्ड वाला नहीं पढ़ा है, ये नहीं पढ़ा है, ये पढ़ा दिया बेटा तुम्हें, ये वाला, ठीक है, एनसीईआरटी ने 2 लाइन में लिख के काम खत्म किया, लेकिन अपने पढ़ा चुका हूँ ना, ये नहीं पढ़ाया, ये भी नहीं पढ़ाया, ये नहीं पढ़ाया अभी, और ये 3 क्वेश्चन कर लेना भाई, ताकि तुम्हारा साथ साथ में बोर्ड भी अच्छा हो, एनसीईआरटी इसलिए मैं साथ साथ बता रहा हूँ ताकि तुम्हारा बोर्ड भी क्या अच्छा हो, और देखो जेई मेंस में भी एनसीईआरटी जितना ही आता है, जेई मेंस और नीट में एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आएगा, तो मैं साथ साथ में ठीक कर रहा हूँ कि सर इतना पढ़ क्यों रहे, पढ़ इसलिए रहे समझा नहीं पाएंगे बेटा इससे, अगर मैं इससे एनसीईआरटी वाइज पढ़ाऊंगा तो समझ में, इतना सारा पढ़ेंगे तो कुछ समझ में आएगा, हमारी बात में इतना सारा सब कुछ पढ़ा देंगे, फिर एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो तुम्हें एकदम सब कुछ ऐसा लगेगा, हाँ यार इतना सारा पढ़ा, अब एनसीईआरटी समझ में आने लग गई, क्लियर, एनसीईआरटी समझ में आते जेई मेंस और नीट तो होने लग जाएंगे, और प्लस कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लग जाएगा, और फिर तुम्हें बोर्ड भी तो देनी है, अरे और एनसीईआरटी इंपोर्टेंटली पढ़नी है बेटा, ऐसा में मैंने कहता हूँ नोट्स तो एकदम अच्छे से पढ़ो एक बार, अभी तो नोट्स पे पूरा फोकस रखो, एनसीईआरटी साथ साथ में रीड आउट करते जाओ, ताकि तुम्हें एनसीईआरटी पूरी समझ में आने लग जाए, बोलो कोई दिक्कत है। नेक्स्ट बेटा आपको पढ़ना है, देखो एक चैप्टर में नीतीश ने अलग अलग चैप्टर में रिएक्शन दिए, इसलिए क्या चैप्टर टॉपिक वाइज पढ़ाना ज्यादा अच्छा रहता है, सोच के देखो यही रिएक्शन एक अलग चैप्टर में, फिर अगले चैप्टर में, क्लियर है, इसलिए ऑर्गेनिक फिर लगता है रटने का है, ऐसा लगता है सबकी मैकेनिज्म सेम थी, अब सेम मैकेनिज्म वाले सारे एक साथ हो गए, उस वरना मैं सोच के देखो एक को आज पढ़ा था, एक को 1 महीने बाद पढ़ा था, तुम्हें याद नहीं था पहले 1 महीने पहले क्या पढ़ाया था, एल्कोहल फिनोल ईथर वाला चैप्टर ना बेटा, इसमें देखो शुरुआत के अंदर ये सारा पढ़ा चुका हूं बेटा मैं ना, ये कॉमन नेम वोमन नेम, थोड़ा कॉमन नेम याद कर लेना बेटा, ये जरूरी है ना, देखो ये जैसे इसका नाम क्रिसोल है ना,
इसका नाम मेटाक्रिसोल, इसका पैराक्रिसोल है, इसका नाम केटेकोल है, इसका नाम रिसोर्सिनोल है, इसका नाम हाइड्रोक्विनोन है। ये सबको याद होने चाहिए बेटा, ये इंपॉर्टेंट बहुत है भाई, एनसीईआरटी में से, जेईई मेंस और नीट में बहुत पूछते हैं बेटा ना। बाकी तो कोई टेंशन नहीं है, बाकी तुम सब पढ़ लोगे, यूपीएससी नाम है, कॉमन नेम है, सब पढ़ लोगे। उसके बाद ये पढ़ा दिया बेटा, एल्किन का हाइड्रोलाइसिस पढ़ाया था, ये सारा मैकेनिज्म देख लेना, और ये हाइड्रोबोरेशन, ठीक है, ये पढ़ाया जा चुका आपको ना। ये पढ़ाई दिया बेटा कि रिडक्शन वाला, पर ये छोड़ दो, अभी इतना पढ़ लेना, इतना एनसीईआरटी में से सबको पढ़ना है। अब MS1 लाया तू, कोई नहीं लाया गया, ठीक है, इसको पढ़ाओ, कल मैं MS1 बता दूंगा क्या क्या करना है, ठीक है। MS1 में वैसे करना चाहो तो जो हाइड्रोकार्बन नाम का एक चैप्टर है, 4B नाम से चैप्टर है, किस नाम से है, 4B नंबर से चैप्टर है, हाइड्रोकार्बन एल्किन, हाइड्रोकार्बन है। उसमें बेटा कुछ चीजें नहीं पढ़ाई है मैंने अभी ना, मतलब उसके अंदर 200 क्वेश्चन है, तो 50-60 क्वेश्चन का कंटेंट नहीं पढ़ाया, बाकी सारा पढ़ा दिया है। तो मैं कल टिक मार्क करवा दूंगा और कल डिस्कस भी कराऊंगा उसको ना। चलो।